आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है, मध्य नागपुर का रहने वाला हूँ, मोमिनपुरे का। हाँ जी। चुनाव का माहौल क्या है आज? चुनाव का माहौल तो ऐसा कोई वो था नहीं अभी, यानी हमारा ईद की वजह से, रमज़ान के भाई 2 दिन से अभी थोड़ा माहौल अच्छा बना है और दोनों पक्ष के इसमें माहौल बना हुआ है, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष के, दोनों के पक्ष में माहौल बना हुआ है। कल नितिन गडकरी साहब भी आए थे और वो भी आए थे यहाँ पे, यानी माहौल दोनों अब यानी थोड़ा सी सरगर्मियाँ चालू हुई है। हाँ अभी ऐसी पहले तो समय पहले आपको ईद का मुबारक। हाँ हाँ, मैं भी आपको के माध्यम से सबको मुबारकबाद देता हूँ ईद की, हिंदू मुस्लिम सबकी। क्या लगता है ये जो मौजूदा हालात है भारतीय जनता पार्टी की देश भर में, मॉब लिंचिंग की, फिर हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेके हैं? तो हिंदुस्तान के माहौल का तो ऐसा है कि एक मुसलमान के नाते तो बीजेपी को कोई लाइक नहीं करता, बाकी का हमारे नागपुर के नाते नितिन गडकरी को कुछ मुसलमान उनको लाइक कर रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं। बाकी का अभी इस वक्त तो इतने बेबस है मुसलमान, ना इधर के बोल सकते ना उधर के बोल सकते। नहीं, अगर वो मान लो जीत के आए तो बीजेपी का ही हाथ मजबूत। हाँ वो तो है, बाकी का उसके कारण थोड़ा सी लोगों को अभी वो सोच करके भी कुछ लोग कहने नहीं देना चाह रहे हैं। हाँ कि भाई किसी का भी हाथ मजबूत होगा फिर मोदी ही कहलाएगा वो, और मोदी से थोड़ा सी वो कर रहे हैं लोग, खाली अब खास तौर से मुसलमान। नहीं, सवाल मोदी का नहीं है, सिद्धांतों का सवाल। उनका जो सिद्धांतों का सवाल। हाँ उनका जो वो है सिद्धांत, यानी जिनका उनका जो बाइलाज है वो उनका बड़ा अजीब किस्म का है कि हिंदू राष्ट्र ये राष्ट्र, उसकी वजह से लोग यानी वो है, बाकी का और कोई NRC है और कई चीज़ें, वो राम मंदिर खैर बनाया वो तो कोर्ट के जरिए हुआ था, बाकी का वो अपने शहर में ले करके हिंदुओं को वर्गला करके अपना फायदा उठा रहे हैं। तो उम्मीद क्या की जा सकती है? उम्मीद तो ऐसा है कि हम इसके लिए खुल के ये है कि 80% और 20% का जब उन्होंने लाया है तो वो भारी बढ़ जाते हैं, और अपन खाली बोल सकते हैं भाई कराने में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नागपुर में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है ना, हाँ मुसलमान फिर भी यानी हमारे यहाँ 2 लाख वोट है, भूमिका तो अच्छी है, 2 लाख वोट है पूरे यानी चारों क्षेत्र के मिला के। बाकी अब वो उनके जैसे हसनबाग में गए, हाँ हम लोग वहाँ बात कर रहे थे, वहाँ पे तो लोगों ने कहा कि हम तो इस बार बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे। 90% जो है मुस्लिम बीजेपी को हराने के लिए कर रहा है, बाकी का वो तो अल्लाह के हाथ में है, अब जो भी होगा फैसला हम उसमें मुतमईन रहेंगे। शुक्रिया। 2024 का चुनाव है और ये चुनाव शायद आज़ादी के बाद में सब में महत्वपूर्ण चुनाव में से है। 2014 से लेके 2024 चल रहा है, इस बीच के अंदर में जितनी भी जो हुई है सरकार के अंदर में, तो ये किसी आम नागरिक के हित में कोई अच्छी चीज़ें नहीं हुई है। सब चीज़ें यानी उनके मन मर्जी के मुताबिक हो रही है, जो उनको करना है वो कर रही है, और इसने भाईचारे को पूरे तरीके से ख़त्म कर दी। बेरोजगारी को इस कदर आम बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि एक आदमी घर में कमाने वाला है और 4 आदमी बैठ के खा रहे हैं, कोई रोजगार के रास्ते दिख रहे नहीं है, रोड बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट अब जो बना रही है ये सब गवर्नमेंट के यानी आम जनता के पैसों से ही बना जा रहा है। ये कोई इसमें इनका कोई योगदान नहीं है, ये अपने पर्सनल जेब से या अपने फंड्सों के पैसे डाल के कोई काम नहीं करते हैं। इनको हमने इलेक्ट करके जब यहाँ से भेजे तो इनकी भूमिका ये थी कि नागरिक के बारे में सोचना चाहिए कि नागरिकों की क्या क्या चीजें हैं। ये तो नागरिक समझ ही नहीं रहे ना देश में, तो नागरिकों को इस तरीके से इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम का प्याला पिला दिए है कि हिंदू मुस्लिम जो पहले दोनों एक साथ रहते थे, 1-2 आंखें बोली जाती थी, ये हिंदू और ये मुस्लिम, ये अभी एक आंख को इन्होंने बंद कर दी। अभी इनको सिर्फ एक हिंदुज़म दिख रहा है, जबकि 80% हिंदू हिंदुस्तान के अंदर में, लेकिन फिर भी उनको नहीं। अभी जो सर्वे रिपोर्ट आई जो महत्वपूर्ण सर्वे रिपोर्ट है CDS और लोकहित की जो सर्वे रिपोर्ट आई, उसमें पूछा गया कि हिंदुइज्म को कितने लोग समर्थित करते हैं पूरे देश भर में, और वो वोट सर्वे रिपोर्ट 20,000 लोगों की थी, उसमें सिर्फ 2% लोगों ने कहा, उसमें तो हिंदू लोग ही थे जो वो कह रहे थे ये मुल्क सभी का है। तो अब हमारे पास में ये 24 का एक मौका है, हथियार है, तो इस हथियार का उपयोग कैसे करेंगे? इस हथियार का उपयोग बड़ी सोच समझ के, यानी जो आम नागरिक है उसने बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए कि किसको वोट देना चाहिए। माहौल क्या है? माहौल तो ऐसा है कि शुरू से कांग्रेस का ही माहौल रहता है, बीजेपी पार्टी को लोग यहाँ पसंद ही नहीं करते।
सबसे बड़ी बात तो ये कि बीजेपी को पसंद नहीं करते। बीजेपी में चंद ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हम हर समाज में बीजेपी को वो जो भी शुक्रिया आपका। आपको जो अभी चुनाव है 24 का, उसके बारे में क्या सोचते हैं? इसके बारे में ये माहौल है कि क्या अंदर कांग्रेस ही जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस वाले नाम मेरा नाम निसार अली है। निसार अली। हाँ। आप क्या करते हैं निसार अली? पहले मैं हेडलूम का बिनता था, अब बंद हो गए। गडकरी साहब ने 25,000 रुपये देके रिटायर कर दिए और वो जगह सब बेच डाले उन्होंने। तो जब से अभी मैं खाली पीली हूँ तो मेरे घर के लोग अच्छे हैं तो मुझे खिलाते हैं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया शुक्रिया। ये जो माहौल है चुनाव का, अब इस चुनाव में तो बहुत भयानक स्थिति है। अल्पसंख्यकों के साथ में दुर्व्यवहार तमाम लोगों के साथ में हो रहा है ना? तो ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार, इसको बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए कोविड हमारे कांग्रेस के टाइम पे नहीं आता, बीजेपी के टाइम पे आया। शायद ही हो सकता था कि कांग्रेस अच्छे से हैंडल कर सकती थी कोविड की सिचुएशन, और भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते और भी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। हैं। मॉब लिंचिंग का सवाल है, वो तो कितना भयानक वो है। बहुत भयानक है। हम लोग को सुन के दर्द होता है कि इन लोग कैसे वाहियात लोग हैं। ऑफ कोर्स तो आप आह्वान क्या करना चाहेंगी युवा तबका को? मत किसको दीजिएगा? कांग्रेस उनको जिसको देना है, देखो नहीं, जनता के ऊपर कांग्रेस। कांग्रेस आप तो आह्वान कर सकती है ना। हाँ, कांग्रेस। शुक्रिया। आप क्या शर्त लगा रहे हैं? हम अपोज में रहेंगे आपके। हम किसी से शर्त लगाने की स्थिति में नहीं है। डीके राव RAO। आप तेलुगु हैं? तेलुगु అర్థం అవుతుంది ఏంటి? మాట్లాడతాం మేము ఇంటికాడ। सर, आपको 24 के चुनाव के बारे में क्या लगता है? सर यहाँ से तो कांग्रेस आएगी, वो गारंटी से नागपुर से। शुक्रिया आपका। क्योंकि उसका रीजन क्या है, बड़े मियाँ ने काम बहुत अच्छा किए और बड़े मियाँ क्या है, हाई लेवल के आदमी है। कौन? वर्ल्ड लेवल के। मोदी जी, गडकरी साहब ये वर्ल्ड लेवल के आदमी है और अपन लोग ठहरे छोटे आदमी, और ये छोटों की तरफ देखते नहीं है। कब देखते मालूम है? जब इनको जरूरत है भाईजान नमस्कार करते, और जब इनका मतलब निकल गया अपन जाओ भी, अगर फुर्सत नहीं है उसको बोल दे फुर्सत नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? मेरा मनीष नगर। आपका शुक्रिया। आपका शुभ नाम? दत्ता गटलेवार जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो उधर यवतमाल रहता हूँ, पर इधर खरीदी करने लिए आया। मैं इधर का पूरा सर्वे कर रहा हूँ। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। आपको क्या लग रहा है, आपके सर्वे में क्या बात निकल के आ रही है? बात तो ऐसी है कि ये बीजेपी के खिलाफ में पूरी लाट है, यानी सब देश के अंदर। पर ऐसी बात है कि जो 80% लोग जो मतदाता है, ये वोटिंग यानी कागज के ऊपर होना करके बोल रहे, पर सब जनता 80% जो बोल रही है उसका नहीं सुनते हुए, जो जिसके हाथ में सरकार है और शासन है, उन्होंने मशीन के ऊपर वोटिंग कर रहे हैं। जब वोटिंग के ऊपर मशीन चल रही है, वोटिंग हो रही है, तो जनता कह रही है कि बैलेट पेपर, तो अगर बैलेट पेपर में मतदान हो जाए, नहीं, वो ठीक है। हाँ अब तो संभव नहीं है हाँ, तो बस हाँ। तो आप जो संभव है उसके बारे में बात अभी तो कांग्रेस की बात बहुत आगे चल रही है, अभी चल रही है। सब तरफ। आप शुक्रिया। यवतमाल में दिल से यवतमाल में पूरे इंडिया के अंदर कांग्रेस आगे चल रही है। शुक्रिया। आप के संदर्भ में बात कर रहे हैं, न्यूज इंडिया से हैं। हैं? आपको क्या लगता है 24 के चुनाव के माहौल के बारे में? सर बीजेपी दिख रही है, नितिन गडकरी जी का। क्या नाम है आपका? राहुल राजौरिया। शुक्रिया आपका। आप फजलुर रहमान। क्या करते हैं आप? वही बिजनेस बिजनेस करते हैं, काय का? स्क्रैप का। तो आपको क्या लग रहा है आज चुनाव के माहौल का? क्या लग रहा है अभी तो देखो भाई, जब से बीजेपी आए, जब से तो छोटे धंधे वाले खत्म हो गए पूरे। बोलिए खुल के बोलिए। हाँ, छोटे धंधे वालों को पूरा खत्म कर दिए। GST लगा के छोटे कारोबार वाले को GST लगा के पूरा खत्म कर दिया गया है। और जो है अभी तो ऐसा है कि 10 साल वो लोग कर लिए, अभी तो कांग्रेस आना चाहिए। हाँ, आपका शुक्रिया न्यूज इंडिया से बात कर। मेरा नाम वहीद है। भाई क्या करते हैं भाई जी? हम है तेलंगाना के।
బిజినెస్ కడితే వస్తుంది తెలుగు వస్తుంది वाह। 48 ఏం చేస్తాం अच्छा एनीवे आप पहले बताइए, न्यूज़ इंडिया आपका शुक्रगुजार है, आप बात कर रहे हैं, तो आपको 24 के चुनाव के बारे में क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं है। कांग्रेस आएंगी, राहुल गांधी पीएम बनेंगे, जैसा रेवंत रेड्डी की सरकार तेलंगाना में बनी यहाँ भी बनने वाली है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। नाम बता। मेरा नाम एहतशाम अंसारी, एहतशामुद्दीन अंसारी। मैं अभी स्टूडेंट हूँ बीसीए में, फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में। जी, कहाँ पर, कौन से कॉलेज में? इस्लाम कॉलेज। इस्लाम में। जी, और अभी ये तो शिक्षा बहुत महंगी हो रही है, जी वो ये तो लोग सही नई बात है। शिक्षा नीति लेके आए, वो तो बहुत महंगी कर दिए हैं, जी। साधारण आदमी का पढ़ना दूभर है। तो ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आपको क्या लगता है? इस चुनाव में लगता है, हर चुनाव में यही होती है कि नई आशा आती है, उस वजह से ऐसा लगता है कि शिक्षा भी क्या बोलते हैं कम उसमें होंगी। जिस तरीके से नेताओं के वादे होते हैं, अगर से वो पूरे हो आपने जाए। किसी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा है? कांग्रेस का, बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा था मैंने। उसके अंदर जी जो अभी आया था, उसके अंदर दिया गया था कि शिक्षा 80% फीस जो आपकी माफ़ की करी जाएंगी, और उसके अंदर में और भी बहुत सी। इस चुनाव में आपकी भूमिका क्या रहेगी? इस चुनाव में हमारी मतदान देने की भूमिका रहेंगी, वोटिंग की, और हम चाहेंगे कि लोगों को और मोटिवेट करें वोट देने के लिए। और जितने यंगस्टर्स है, ज़्यादातर यंगस्टर्स के वोट से ही क्या बोलते हैं सरकार के अंदर में बदलाव आ सकता है। तो लोगों की यही रहेंगी कि यंगस्टर जो है अपना वोट दिए, और जो सरकार डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट या सिटी के डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रही है, तो वो सरकार को, वो गवर्नमेंट को आप वोट दीजिए। कौन सी सरकार कर रही है? अभी तो फिलहाल जैसे कि करंट जो चल रही है सरकार, वो भी एक तरीके से वर्क कर ही रही है, लेकिन बाकी नहीं, सवाल भाईचारे का है, भाईचारे विधान का है। की वो बात सही है। अगर से हमारे को संविधान को बचाना है तो हमें कांग्रेस को वोट करना चाहिए। विधान को ही बचाना जी, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर इकोनॉमिस्ट थे, उनने हमारे देश की इकोनॉमी को जो तरीके से संभाला और अपने डेब्ट्स क्लियर किए थे, उस तरीके से मेरे मुताबिक बीजेपी डेब्ट्स क्लियर नहीं कर पा रही है। फॉर एजुकेशन पर्सनैलिटी देर इज नो डेवलपमेंट इन द मोदी गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अभी ये मौका 24 का चुनाव का है, तो इस चुनाव के मौके पे आप लोग क्या सोचते हैं? माहौल क्या है आप लोगों का यहाँ का, नागपुर के संदर्भ में? माहौल तो ये है कि हमारे यहाँ नितिन गडकरी, मैं मोहम्मद वकील यहीं के रहने वाला हूँ, मैं रहवासी, पीछे घर हमारा कहना ये है कि नितिन गडकरी जी ने काम अच्छा किया है, हमें कोई उसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन जो केंद्र की सरकार है हम उनसे नाराज़ है। हम गडकरी से नाराज़ नहीं है, वो अच्छा काम किया उन्होंने, हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनके लिए हम सहयोग भी करेंगे। हमारा जहाँ तक के दिल्ली हमदर्दी हमारी का, हम उनको वोट देना भी चाहते हैं, उन्होंने जो वर्क किया है के लिए। लेकिन अभी फिलहाल ये एक ऑटो वाला कह रहा था कि अच्छा आदमी गलत जगहों पे कैसे रह सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आदमी का स्वभाव काम, गलत जगहों पे तो कोई रहेगा नहीं ना। काम के ऊपर पूरा नेचर है, उनका काम अच्छा है, नाम अच्छा है। जी जी जी, उन्होंने काम अच्छा किया है। लेकिन वो अगर वो उनको वोट देना है ना मोदी को वोट देना है? नहीं, मोदी अपनी जगह सीमित है, उससे हमको केंद्र से मतलब नहीं है, हमारे को नितिन गडकरी जी देखना है। अगर ये जीत के आए जी, तो बीजेपी का एक सीट बढ़ जाएगी। केंद्र का वो बात सही है आपकी, हम आप जो दिल्ली, हम जहाँ से बाहर निकले अभी हम, नालियर समुद्र, नालियर जो नदी का पानी है कहाँ जाता है? आखिरी में समुद्र में जाता है। तो समुद्र में गए तो मतलब हमने समुद्र को योगदान किए। इनका कहने का मतलब यही है कि हम गडकरी को वोट देंगे या नहीं देंगे, बात की बात है। गडकरी है इंसान, अच्छा आदमी, दो मत ही नहीं, हर कोई बोलता है पूरे हिंदुस्तान, वो मत ही नहीं। हिंदुस्तान में उसके विकास से बीजेपी की जो आज इतनी छवि बनी है, सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी है। बाकी जितने भी उनके मिनिस्टर लोग हैं, सबका आप लेखा जोखा देख लो, कहीं ना कहीं वो जैसे अभी जो पृष्ठभूमि है 24 के चुनाव के बाद में क्या होने जा रहा है,
वो तो बहुत भयानक है। जो 2024 में जो उनकी एक नीति चल रही है कि 400 पार का जो नारा है, 400 पार का नारा उनका ये बोलता है कि उनका जो राज्यसभा में उनको बहुमत नहीं है, लोकसभा में उनको बहुमत है। लोकसभा में बिल ला नहीं सकते, बिल लाएंगे तो वो पास हो जाएगा वो, क्योंकि उनकी बहुमत है। राज्यसभा में बिल लाएंगे तो बिल बहुमत से पारित नहीं होगा, वो गिर जाएगा बिल। तो 2024 में जो उनका नारा चल रहा है, जो पहले ये लिखा नारा इनके दिमाग में बाद में आएगा आप लोग क्या कर रहे हैं। तो 2024 के बाद में जो अगर चुनकर आते हैं ये और इनको राज्यसभा में बहुमत मिलती है तो लोकसभा में तो है ही अवेलेबल, वो जीत के आ रहे लोकसभा में बैठे हैं। राज्यसभा में 404 अगर तो उनकी सीट आ गई है तो ये समझ लो आने वाला जो हिंदुस्तान है ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा, कुछ और इसका नक्शा रहेगा। नहीं वो तो दिख रहा है साफ, दिख रहा है ना? नहीं बड़े इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है, वायर लिख रहा है अभी दिख कि रहा हिंदू है। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है पूरी, हिंदू राष्ट्र की आरएसएस से है संचालित और उनका पूरा आरएसएस का एजेंडा है। पूरा नक्शा बना हुआ है उनका। वो 404 का जो पार बोल रहे हैं ना, उसका मतलब ये है। तो ऐसी स्थितियां जब है, ऐसी स्थितियां हैं, तो ऐसी स्थितियों में जो संवेदनशील तबका है, जो सब में ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है इस देश में, उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए? उसकी भूमिका ये है कि आज की तारीख में जो इंडिया अलायंस बना है ये बेहतर अलायंस है और हर क्षेत्र के, हर इलाके के, मतलब हर जात के लोगों को ये सोचना चाहिए कि आगे आने वाले वक्तों में क्या होना। इससे बेहतर ये है कि हम आज जो वोटिंग कर रहे हैं तो अपनी सोच समझ के वोट करना चाहिए। अपना शुभ नाम? अब्दुल वहीद अंसारी, मोहनपुरा, नागपुर। आप कुछ बोलिए। नहीं, ले लिया। शमशुद्दीन कुरैशी, जनहित संघर्ष समिति चलाता हूँ, जनहित संघर्ष समिति। जी बोलिए। आप तो सुन रहे थे, उस बात को दोबारा बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है। आप सवाल करिए तो हम जवाब देंगे। यही है क्या कि 24 का चुनाव पूरे आजादी आंदोलन के बाद सब में महत्वपूर्ण चुनाव है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि संविधान का प्रश्न है, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का प्रश्न है, ये सब प्रश्न हैं। और मॉब लिंचिंग ये सब तो हम लोगों ने देख चुका है, सतत हो रहा है। अब ये भी घटना है कि हाँ, और ये भी बात है। तो ये हालात में, इन हालात में एक संवेदनशील आदमी को क्या भूमिका अदा करना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपने जो सवाल किया चुनाव से, सबसे पहले चुनाव की बात किया तो चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं रहा। क्यों? कि इन्होंने पहले जो किया है ईवीएम के अंदर सारे घोटाले, बैलेट बॉक्स के अंदर में जो होता था बैलेट पेपर से, जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो निष्पक्ष होता था और जनता को ये अधिकार होता था कि किसको चुन के लाए और किसको ना लाए। अगर सही वर्क किया तो उनको चुनकर लाया जाता था, रेपुटेशन, और अगर चुनकर नहीं किया तो उनकी कुर्सी के पहिए खींच के गिरा दिया जाता था। लेकिन आज जो चूंकि स्थिति ऐसी, आज स्थिति ऐसी है, राजा बोले दाढ़ी हिले। ये सब इन्होंने ईवीएम के ऊपर में और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है सबके ऊपर अपना शिकंजा कस के रखा है कि अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ किया तो तुमको ईडी सीबीआई लगा देंगे। वो तो तमाम क्षेत्र में। तो बस, तो जब सीबीआई, देखिए प्रशासनिक अधिकारी पूरे उनके कब्जे में है तो प्रशासन वर्क नहीं करने वाला, वो जो बोलेंगे वही करेगा, तो वहाँ फिर निष्पक्ष चुनाव रहे कहाँ गए? तब भी ये बात तो है, एक बात तो है कि इतिहास में उसी का नाम दर्ज होता है जो हिम्मत दिखा के बहादुरी के साथ खुले रूप से अपनी बातों को रखता है, अन्याय, जुल्म, अत्याचार के खिलाफ। आप कितने भी रख लो, आज रखना तो चाहिए। ठीक, बिल्कुल रखेंगे, इसका मतलब छोड़ दे। नहीं बात रखेंगे, लेकिन मीडिया भी आज कुछ नहीं, आप बोलोगे, आप करोगे, ठीक है, लेकिन जो प्रशासनिक जो प्राथमिक जो लाइन के जो मीडिया है आज तक और ये तो इन्होंने जो कुछ किया है तो इन्होंने या तो सरकार के सामने घुटने टेक दिया या फिर इन्होंने कुछ उनसे मिठाई ले ली है। अब तो वो जूते भी खा रहे हैं। तो वो जूते भी खा रहे हैं। तो हाँ ठीक है, जूते मारना ही चाहिए। क्योंकि देखिए मेन बात क्या है कि न्यूज़ वाले जो होते हैं
न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक सही बात पहुंचती है। अगर यही शोभा सही नहीं रहेगा तो जनता तक सही बात पहुंच नहीं पाएगी। हम लोग ले जा रहे हैं सही बात, तो आप सही बात बोलिए। यहाँ जितने न्यूज वाले रोज आते हैं सब काट पीट के डाल रहे हैं, पूरी बात कोई नहीं डाल रहा है। हम लिंक मर्जी का लेते सुनिए, दूसरे का नहीं लेते। हम लिंक दे रहे हैं आपको, आप हमारा फोन नंबर ले लीजिए, आप में से किसी का क्योंकि जितने न्यूज चैनल फोन नंबर दे दीजिए, हम लिंक भेज देंगे। अगर जितने लोगों ने यहाँ जो भी बोला है उसका एक शब्द भी काटा होगा तो बोलिएगा हमको, एक शब्द नहीं काटा जाएगा। नहीं काटा ही नहीं जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर तो सारे खेल चल रहे हैं। किसी का आश्वासन सही आता है, किसी के आश्वासन बेकार होते हैं। छोड़ दीजिए, हम आपके आश्वासन पे यकीन करके हम आप बोलेंगे, बिल्कुल खुल के बोलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अपना जो चुनाव है ना, ये सिर्फ नाम मात्र है, चुनाव उनाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब जो है इनको अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर से आना है। और ये फिर से अगर जनता ने सोच लिया तो फिर से आ नहीं सकती है। मेन बात ये है कि चुनाव आयुक्त के ऊपर में हमने सब जनता के लोगों ने दबाव बनाना चाहिए कि आप बैलेट बॉक्स के अंदर जो पर्ची डाली जाती है वो पर्ची की गिनती करें और उसको मैच करें ईवीएम से। अगर मैच होगा, कल सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में फाइनल जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहाँ गिन रही है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट बहुत बोल्डली स्टेप ले रहा है। देखिए बहादुरी के साथ लेगा। देखिए चंद्रचूड़ जी जो है, जी हाँ चंद्रचूड़ के बेंच साहब तो ये जो अपने भारत के मुख्य न्यायाधीश है, जी ये मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत जज बैठे, लेकिन ये मुख्य न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश ने ही कुछ इनको चटका दिया है, वरना इन्होंने तो पूरे देश को बेच डाला था, समझो। ये तो है ही है यार, अंधेरे में एक जुगनू भी हमको है ना सहारा देती है। देखिए अगर आपको ये हाँ सोचना चाहिए ना, अगर चंद्र अंधेरे में रोशनी तो हाँ, है। देखिए वही तो, उसी बात के ऊपर तो इंसान को आगे बढ़ने की एक आशा मिलती है। देखिए इन्होंने जो है ना जनता को सांप्रदायिक उन्माद के अंदर बांट दिया है। हिंदू मुसलमान के आए दिन यही रहते, आप मुसलमानों के तरह तरह के आरोप यही रहता। लेकिन ये चीज़ जो है जनता को भी सोचना चाहिए कि हमारे पुरख चाहे हिंदू के लोग हो चाहे मुसलमान के लोग हो, एक साथ रहते, एक शादी ब्याह में जाते, मौत मिट्टी में जाते, सब मिलजुल के रहते। तो फिर इस तरह की घृणा वाली राजनीति के ऊपर में लोगों ने लगाम लगानी चाहिए और इनका विरोध करना चाहिए। विरोध तो किए। शाहीन बाग में जितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई थे उतनी बड़ी संख्या में हिंदू लोग भी थे। आप ये सवाल महमूद प्राचा से जानकारी ले सकते हैं, एडवोकेट महमूद प्राचा से, सुप्रीम कोर्ट के जज से। जी मैं एक अगर आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जैद अंसारी है। अगर नागपुर शहर के अंदर में सांप्रदायिक मामले के ऊपर में अगर बोला जाए तो ये कोई काबिल कबूल बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, पूरे मुल्क की बात बोले तो चलेगा। यहाँ पर जो हाँ नहीं, यहाँ नागपुर में जो वोट मांगा जा रहा है वो विकास के नाम पे, ठीक है, सब बोले विकास विकास विकास। तो भाई मैं पूछना उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो मुसलमानों के ठेकेदार बन के ऊपर आ रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं कि जनता ने क्या मुसलमानों ने झुग्गी झोपड़ी में रहने का ठेका लिया है क्या। तो भाई जैसे ही 2014 का चुनाव हुआ था उसके बाद में मोदी सरकार आई और उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना का जब निर्णय लिया गया, फॉर्म भरे गए, 5 साल लोगों की चप्पल घसी गई। 5-5 6 हजार रुपए उनसे लिए गए और उनको चॉकलेट दी गई कि आपको मकान मिलेंगे गरीबों को, और उनसे ये कहा गया कि 60,000 रुपए सालाना आपकी इनकम है तो आप गरीबी रेखा में आते हैं, उसका प्रमाण पत्र लाओ। वो जब बना के प्रमाण पत्र लेकर आए तो उनको वो फॉर्म भर के दिया गया। जब फ्लैट बन के तैयार हो गए तो अब वो कहते हैं 1.5 लाख रुपए अगर सालाना तुम्हारी इनकम है तो तुमको फ्लैट मिलेगा। तो एक बात बताइए, 1.5 लाख रुपए सालाना कमाने वाला गरीब होता है? गरीब नहीं होता 1.5 लाख रुपए सालाना कमाने वाला आदमी। जो 3,000 4,000 5,000 रुपये महीना कमाते हैं वो बेचारे गरीबी रेखा में आते हैं, जिसके पास मकान नहीं है। 1.5 लाख रुपए कमाने वाला सालाना 3,000 रुपये महीना किराया भर सकता है। अब ये 1.5 लाख रुपए की इनकम लेके आए, 18 लाख रुपए का फ्लैट दिए, 12 लाख रुपए का फ्लैट है, उसको प्राइवेट फाइनेंस कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? तो मेरी बात अब पूरी हो रही है। 24% प्राइवेट फाइनेंस करने के बाद में वो 18 लाख का फ्लैट मिल रहा है। तो भाई मेरे ये तो चूतिया बना रहे ना गरीबों के नाम पे सरकार।
हाँ, नहीं, तो जैसे सुनिए, जिस इलाके में 18 लाख रुपए का फ्लैट गरीबों के नाम पे दिए जा रहे हैं, उसी इलाके में 12 लाख रुपए में खुद का मकान बनता है 600 स्क्वायर फीट का। तो ये बेवकूफ़ी करेगा क्या आदमी इनका 18 लाख का फ्लैट लेके कि वो लेना? तो ये मतलब पूरे शहर को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को ये विकास के नाम पे सिर्फ चूतिया बना रही है। हाँ, अभी हमारे जो गवर्नर थे, हमारे गवर्नर जो थे, पूर्व गवर्नर जो थे, अब शब्द नहीं होना, हम भी नहीं चाहते हैं अब शब्द। हमारे पूर्व गवर्नर जो थे रघुराम, जो आरबीआई के गवर्नर थे, वो छोड़ दिए उन्होंने। उनसे कल ही एक बड़े प्रेस में इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया विकास के बारे में, तो उन्होंने कहा विकास किन शर्तों पे। देखिए, बहुत बड़ी बात बोला उन्होंने, कहा विकास किन शर्तों पे होना चाहिए? आवाम के लिए शांति की शर्तों के लिए होना चाहिए, है ना? तो ये जो विकास हो रहा है, ये विकास के चलते लोगों को, है ना, कहते मॉब लिंचिंग, यानी अपशब्द कहना, ह्यूमिलेट करना, ये जो हो रहा है ना, हो रही है। तो ये विकास शांति के, आवाम की शांति के लिए है क्या अशांति के लिए? शांति के लिए। शुक्रिया आपका। मेरा नाम रियाजुद्दीन है, मोमिनपुरा का रहने वाला हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो जैसे सो रहा है लगता। उसकी बात यह है कि भाई हर मीडिया वाला जो आता है वो ये पूछता है भाई आप किसको वोट दे रहे हैं। बहुत सारी बातें पूछता है, लेकिन साथ में ये पूछता है आप किसको वोट दे रहे हैं। तो ये आइन के खिलाफ है, जहाँ तक कि मैं थोड़ी देर बिल्कुल सही बात। ये इलेक्शन कमीशन को दिख नहीं रहेगा, ये उसको देखना चाहिए। तो अंधा करके तो लोगों के बीच जाना बस पड़ रहा है। बस उतनी शिकायत मेरी भी है, वो अंधा क्या देखेगा। आपका बहुत शुक्रिया। अब वो अंधा तो यही है कि हाथी का पूंछ भी पकड़ेगा तो बोलेगा मोदी, पैर पकड़ेगा तो भी मोदी, है ना? तो आप क्या सोच रहे हैं, चुनाव में क्या स्थिति है? की स्थिति में मुसलमान नहीं चाहते, बीजेपी वही करना चाहती है। ये अक्सर सिविल कोड हो गया, सामान्य केस के बाद शरीयत में दाखिला जो मुसलमान के बर्दाश्त नहीं कर सकता, एनआरसी, ये सारे मुद्दे ऐसे जो मुसलमान इसे चिढ़ते हैं, जानबूझकर अपने चुनावी सभा के अंदर जो है बीजेपी इन्हीं मुद्दों को उजागर कर रही है, हिंदुओं को जागरूक करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं, जो सेकुलर हिंदू है वो भी नहीं चाहता कि अक्सर सिविल कोड। अभी तो जो सर्वे रिपोर्ट आई सीडीएस की, सीडीएस तो गवर्नमेंट का ही है, और लोकहित ने जो सर्वे किया तो उसमें पूछा कि हिंदुत्व को कितने लोग चाहने वाले हैं, तो 2% लोगों ने कहा, 2 से 3%, नहीं, वो केवल 2% थे उनके, और उन्होंने कहा कि हम इस देश में भाईचारा और अमन से रहना चाहते हैं। हाँ, आम आदमी का मुद्दा यही है, एक तो अमन कायम रहे, ये नष्ट ना हो। हाँ, नहीं, ये 2% की आप बात कर रहे हैं, ये 2% लोग 98% नफरत का माहौल फैला रहे हैं। लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो अमन चाहती है, जो रोजगार चाहती है, जो विकास चाहती है, और ये सब मुद्दों से हटकर ये सिर्फ खून खराबे वाला का बात और ऐसी बातें जिसे आदमी उलझ कर रहे हैं। लोगों के पेट का सवाल है, ये अपना धार्मिक मसला बनाकर, हालांकि धर्म के लोग भी नहीं पसंद कर रहे हैं उन्हें, अभी उनके धर्म के लोग नहीं सिखाता है। हाँ, हिंसा कोई धर्म नहीं सिखाता। तो कुल मिला के आज जो मतलब स्थिति है, इस बार बीजेपी को मुंह की खाना पड़ेगी, इसलिए कि लोग जागरूक हैं और लोग एक तो विकास नहीं हुआ, दूसरा बेरोजगारी बहुत आम हो गई, और लोगों को खाने के बाद जिन घरों में खाने को नहीं है उसको समझता है कि बेरोजगारी, इसलिए वो मुद्दे से हट नहीं सकते। मुद्दे से हटाने की बेजा कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि कैसे भी मुद्दे अलग अलग स्कीमें लाई जा रही है। इसके पर 10 साल तक हुकूमत करे कोई स्कीम नहीं आई, और जो स्कीम आई वो लागू नहीं हुई। कौन सी स्कीम लाए? जो भी उन्होंने बोले कि हम इतना मकान बना के देंगे, 15 लाख रुपए डालेंगे, हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दो, वो तो है ना, कोई अभी ये लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर कोई चुनाव जी, संकल्प है। हाँ, उस चुनाव संकल्प में तो वो फिर से सब्ज बाग दिखा रहे हैं। सब सिर्फ जुमलाबाजी है और लोग भरोसा करने को तैयार नहीं है अभी। और दिख रहा है आज बीजेपी सबसे बड़ा खतरा संविधान पर बनी है, संविधान बदलाव चाहते हैं। ये मुंह से कुछ भी बोले, जुमलाबाजी करे, लेकिन इनके दिलों के अंदर यही है, ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है जिसको सब मानते हैं,
हर जात धर्म के लोग मानते हैं, सिर्फ 2% लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये लोग इनको नुकसान है। उनके बात करना चाहिए आरएसएस। जी हाँ, कहने का मुद्दा वही है। डर का है। हाँ हाँ, संविधान ही एक ऐसी चीज है जिसे आप गुलदस्ते की तरह हम अपने देश पे अमन चैन से रह सकते हैं। हम बगैर संविधान के हम नहीं रह सकते। जो हमारे को सेकुलरिज्म के अंदर जो हमारे को आजादी है वो संविधान के थ्रू ही है। सामने का आ रहा है वो तो पीछे वाला भी हाँ, न्यूज इंडिया के लिए साथ बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपने जो बात रखा, संविधान के बगैर भाईचारा नहीं रहेगा, आइन नहीं बचेगा, आपका शुक्रिया। मैं अपने साथी सहयोगी राजेश मेश्राम के साथ न्यूज इंडिया के लिए आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।